हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या फिर आप फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है। तो अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसका सेक्शन ही हमने कंप्लीट कर लिया था, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ होंगी जो कि आपको करनी है प्रैक्टिस अच्छी तरीके से। तो सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है, चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक में। सेक्शन बी आज हम करेंगे इसका, तो इन सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सेक्शन बी में देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन तो मतलब आता ही आता है एग्जाम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जब भी रूट 2, आपको वैसे तो पता ही है ना इरेशनल नंबर है, यानी कि ये कभी भी रूट से बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, उसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसको प्रूव करना है आपको। तो इसके लिए आपको थोड़े से स्टेटमेंट्स समझ के याद करने हैं, ठीक है। तो मान लो इसको हम उल्टा मान के चलेंगे कि ये रेशनल है। वैसे क्वेश्चन में हमें इरेशनल प्रूव करना है, बट हम इसे रूट 2 को रेशनल मान के चलेंगे, ठीक है। और रूट 2 रेशनल है, इसलिए ये किसके बराबर होगा, a बाई बी के बराबर होगा, जिसमें हम a और b को को प्राइम मान के चल रहे हैं। को प्राइम का मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको a बाई बी मान लोगे तो आप स्क्वायरिंग कर देना दोनों साइड, ताकि ये रूट हट जाए, क्योंकि जब भी हम रूट पे स्क्वायर लगाते हैं तो रूट हट जाता है, ये तो पता है ना। रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी इस पर भी स्क्वायरिंग करी और इस पर भी, इस पर करी, तो ये यहाँ से रूट हट जाएगा और इन पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसके नीचे, क्योंकि 1 है तो क्रॉस कर देना। तो 1 को a स्क्वायर से करोगे तो a स्क्वायर, और 2 को b स्क्वायर से करोगे तो 2b स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब a स्क्वायर डिविजिबल हो जाएगा 2 से, क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर है। तो यानी कि 2 यहाँ के डिवाइड हो सकता है ना, तो a स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल। और अगर a स्क्वायर डिविजिबल होता है 2 से, तो यानी कि a भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब क्योंकि a 2 से डिविजिबल है, तो हम a को कुछ 2 टाइम्स ऑफ c मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ c एक इंटीजर है। अब यहाँ पे जब हम a को 2c मान लेंगे, क्योंकि a 2 से डिविजिबल है ना, तो 2c मान लेना। अगर यहाँ पे मान लो 3 होता, रूट 3, तो यहाँ पे रूट 3 आता, तो यहाँ 3 आ जाता। तो a 3 से डिविजिबल होता तो हम a को 3c मान लेते। अगर 5 होता है यहाँ पे, तो a को 5c मान लेते, ठीक है। अब ये जो a को आपने 2 से डिविजिबल है तो 2c लेट किया है, 2 टाइम्स ऑफ c, तो यहाँ इसको हम यहाँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, a के प्लेस में 2c। तो जहाँ a है वहाँ पे आप 2c रख देना, और उस पर स्क्वायर है तो उस पर होल स्क्वायर लग जाएगा, एंड ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो, क्योंकि ये पूरे पे स्क्वायर है ना, तो क्योंकि a पे स्क्वायर है और a 2c है, तो 2c पे स्क्वायर लग गया। अब 2 का स्क्वायर करो 4, और c का स्क्वायर करो c स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है ये इस पर भी है इस पर भी है, तो इस पर स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और c पे स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो ये 2 चाहे तो आप यहाँ पे लिख के डिवाइड कर दो, या फिर यहीं से यहीं पे कैंसिल कर दो। मल्टीप्लाई में ना दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 1 ज़ा पे हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा पे हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि b स्क्वायर, यहाँ तो एक बचा ना, तो 1b स्क्वायर 2c स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर 2c स्क्वायर है, तो यानी b स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे a स्क्वायर जब 2b स्क्वायर था तो 2 से डिविजिबल था, वैसे b अब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। b स्क्वायर है तो b भी 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखो a और b, a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब a और b में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, क्योंकि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जबकि हमने इसको को प्राइम माना है, को प्राइम का मतलब तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, जबकि इनका कॉमन फैक्टर तो 2 आ रहा है ना दोनों में, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे आगे, सेकेंड और थर्ड से हमें क्या पता चला, a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब a एंड b को प्राइम नहीं है, जबकि हमने माना तो था ये को प्राइम है ना। हमने इनको क्या माना था, को प्राइम, जबकि हमने अभी देखा तो इनमें कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, यानी कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, यानी कि उल्टा हो रहा है ना। हम मान के चल रहे थे ये को प्राइम है और ये आ रहे हैं नॉट को प्राइम, तो यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, यानी विरोधाभास आ रहा है। और ये जो विरोधाभास आया है किस कारण से आया है, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था, जो ये विरोधाभास आया है वो किस कारण से आया है, कि हमने ये रॉन्ग एजम्पशन लिया था कि रूट 2 रेशनल है, इसलिए तो ये विरोधाभास आया कि को प्राइम माना था, और ये जबकि को प्राइम नहीं आया। तो ये विरोधाभास जो आया है, कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है, वो हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण आया है।
रॉन्ग आंसर अजम्पशन हमने लिया था कि √2 रेशनल है, जबकि यानी ये रेशनल नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये इरेशनल होगा, ये तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ABCD आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशो 2:3। तो देखो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये जो पॉइंट P है ये AB लाइन को P पॉइंट किस रेशो में बांट रहा है, 2:3, यानी AP 2 पार्ट है और PB 3 पार्ट है, ये याद रखना। ठीक है, 2:3 यानी P AB को बांट रहा है ना, तो AP कितना पार्ट है इस पूरी लाइन का, 2/5, और PB कितना पार्ट है, 3/5 है ना, क्योंकि टोटल पार्ट्स लाइन के कितने हो गए, 2 और 3, 5 पार्ट है ना, तो AP पूरी लाइन का 2/5 पार्ट है और PB जो है वो 3/5 पार्ट है। ठीक है, सेम ऐसे ही Q डिवाइड DC, ये जो DC लाइन है पैरेललोग्राम की, इसमें Q डिवाइड कर रहा है DC लाइन को, तो Q किस रेशो में डिवाइड कर रहा है DC को, 4:1 में, यानी आगे 4 पार्ट है और QC 1 पार्ट है पूरी लाइन का, यानी ये 4/5 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD अगर पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है ना पैरेललोग्राम में ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी AB साइड CD साइड की क्या होती है, बराबर होती है, कि पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज कहते हैं पैरेललोग्राम को। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, AB किसके इक्वल हो जाएगी, CD के, और BC किसके इक्वल हो जाएगी, AD के। बट हमें इन दो लाइंस का तो कोई काम नहीं, क्योंकि लाइन तो यहाँ ये 2 पॉइंट लेने ना हमें, तो यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये दोनों अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल होती है, तो इन दोनों की साइड को हमने A मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि AP और PB का रेशो कितना दिया था, अभी बताया था ना मैंने, 2:3 दिया है, तो यानी AP पूरी लाइन क्या है, A है, इस पूरी लाइन को हमने A माना है ना, तो AP पूरी लाइन का मैंने अभी बताया ना, ये 2 और टोटल कर दो 5, ये 2/5 है AP पूरी लाइन का, और ये 3 और इसका टोटल कितना है 5, ये 3/5 है। तो जो AP है वो 2/5 है किसका, पूरी लाइन का, पूरी लाइन तो A है ना, और ऐसे PB, ये जो PB है ये पूरी लाइन का 3/5 है, तो पूरी लाइन तो A है ना, क्योंकि हमने A मान लिया है, तो ये 3/5 ऑफ A पूरी लाइन का कितना पार्ट है, ये 3/5 पार्ट है। सेम ऐसी DQ/QC का रेशो भी आपको दिया हुआ है, ये 4 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, यानी ये 4/5 पार्ट है DQ और ये 1/5 पार्ट है, ये 4/5 हो जाएगा, 4/5 टोटल ना, 4/5, एंड ये कितना हो जाएगा 1/5, ये 1 और टोटल कितना है 5। तो यानी कि DQ और QC का रेशो अगर 4:1 है, तो DQ पूरी लाइन, देखो ये पूरी लाइन भी तो A ही मानी है हमने, है ना, दोनों लाइन को A माना है, इसको भी A माना था और इसको भी, तो DQ पूरी लाइन 4/5 टाइम हो गया, यानी A लाइन है और उसका 4/5, ऐसे QC जो है वो 1/5 हो जाएगा A का। अब आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको बोला है कि ये जो आपको प्रूफ क्या करना है, OC हाफ ऑफ OA, ये जो OC है ये वाली OC लाइन OA का हाफ प्रूफ करना है, यानी कि आपको इन लाइंस का रेशो निकालना है एक तरह से OC और OA का। तो इसके लिए आपको ये जो 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनको कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, सॉरी, तभी आप रेशो निकाल पाओगे साइड्स का। तो देखो आपको दिख रहा है ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई भी पैरेललोग्राम में अगर ये लाइन ऐसे बन रही है तो ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ये तो पता है ना सबको, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो जब भी कोई 2 लाइन पैरेलल हो तो ऐसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट जाती है, तो इधर वाला एंगल लाइन के अंदर, ये वाला एंगल इस साइड के एंगल के बराबर होता है, इसे अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। तो एक तो अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला 1 एंगल इस 2 एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये अल्टरनेट बन रहे हैं ना 1 और 2। सेम ऐसे ही आपको ये भी दिख रहा है कि ये 2 लाइनें क्रॉस भी कर रही है, ये वाली लाइन और ये वाली, जब भी क्रॉस में 2 एंगल बनते हैं, ये वाला और ये वाला, ये वर्टिकली अपोजिट होता है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस में एंगल बन रहा है ये वाला इसके, तो ये 3 एंगल है और ये 4 एंगल है, तो एक तो 1 2 के बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर और 3 4 के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी इस ट्राइंगल से 2 एंगल इक्वल आ जाता है, इसका ये वाला 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो जब भी एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। अब सिमिलर ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, देखो इसका नाम अगर मैंने इसका नाम मैंने AOP लिखा है, क्या लिखा है AOP, तो AOP कैसे घुमाया है, देखो एक, हाँ यहाँ OP,
ए ओ पी। अब देखो ए ओ पी अगर इसका नाम लिखा है तो इसका एंगल 2 से 4 पे लेके गई हूँ ना, पहले 2 लिया है फिर 4 लिया है, तो 2 से 4 पे घुमाया है इसको, ए ओ पी ऐसे लिखा है। तो इसका 2 के साथ इसका कौन सा पेयर बन रहा था, 1 का पेयर बन रहा था ना, तो इसका पहले 1 लेना पड़ेगा और 1 से 3 पे जाना पड़ेगा। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, सी ओ क्यू। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक लाइन थी पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, और एक लाइन आपकी यहाँ से पी से जा रही थी पी क्यू। ठीक है, एक तो हमने अल्टरनेट बराबर किया 1 2 के, और एक इसका 3 इसके 4 के, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का। अब इसका नाम मैंने अगर ए ओ पी लिखा है, ए ओ पी है ना, ए ओ पी, तो इसको कैसे घुमाया, एंगल 2 से होते हुए 4, पहले 2 एंगल लिया है और फिर 4 एंगल पे घुमाया है ऐसे करके, है ना, 2 से 4। तो इसको आपने 2 से 4 घुमाया, तो इसका 2 का पेयर 1 के साथ बना था ना, तो इसको 1 से कहाँ पे घुमाओगे, 3 पे, तो इसका 1 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, यानी इसका नाम कैसे लिखोगे, सी ओ क्यू। ठीक है, तो इसका नाम ट्रायंगल सी ओ क्यू। ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के नाम सही से लिखोगे तभी रेशो सही बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो अगर मैं ए ओ लेती हूँ, ए ओ साइड इस ट्रायंगल की, तो इसकी सी ओ लेनी पड़ेगी, इसकी ए ओ लिए ना, शुरू के 2 वर्टेक्स लिए ए ओ, तो इसके सी ओ लेना पड़ेगा, तो ए ओ अपॉन सी ओ। इसका अगर मैं ओ पी लेती हूँ, ओ पी, तो इसका ओ क्यू लेना पड़ेगा रेशो में। और तीसरा अगर मैं इसकी ए पी लेती हूँ, ए से पी, ए पी, तो इसकी सी क्यू इसके रेशो में लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ये ट्रायंगल के नाम हमें ध्यान से लिखने हैं। इसको मैं 2 से 4 पे नेमिंग दे रही हूँ ना, 2 ए ओ पी, तो इसको 2 से 4 पे दे रही हूँ, 2 से 4 पे ए ओ पी, तो इसको 1 से 3 पे दूँगी, 1 पहले आएगा सी ओ क्यू, 3 बाद में आएगा सी ओ क्यू। इसलिए जब नाम सही से लिखोगे तभी रेशो भी सही से बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। तो ट्रायंगल सिमिलर है एंगल से, 2 एंगल बराबर तो तीसरा भी बराबर होता है, और ये हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाया, साइड के रेशो बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें रेशो ए ओ और सी ओ का निकालना है ना, क्योंकि बोला ए ओ सी ओ 1:2 आएगा, तो हमें ए ओ अपॉन सी ओ का रेशो निकालना है। हमें देखो ये तीनों रेशो बराबर है, बट हम इसका यूज़ करेंगे तो ये, क्योंकि हमें निकालना है ये वाला रेशो। उसके अलावा हमें देखो ए पी और डी क्यू चाहिए था, जो कि यहाँ पे ए पी और सी क्यू है। अच्छा, हमें देखो ओ पी और ओ क्यू क्वेश्चन में नहीं दिया ना, यहाँ पे कोई भी रेशो ओ पी और ओ क्यू वाला नहीं दिया, तो इसको हम चाहे तो हटा सकते हैं, ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ए पी और सी क्यू दिया हुआ है ना। तो हम वैसे तो हमारे ये तीनों रेशो बराबर है, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इन दोनों रेशो, इसको हमें निकालना है, और ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, है ना, तो ये हम यूज़ कर लेंगे। तो देखो ए ओ अपॉन सी ओ, ए पी अपॉन सी क्यू, ए पी क्या है पूरी लाइन का 2/5, और सी क्यू क्या है पूरी लाइन का 1/5, ये हमने प्रूफ अभी निकाला था ना। ए पी पूरी लाइन का 2/5 है और सी क्यू जो है 1/5 है। तो यहाँ से ए पी की जगह 2/5 ए लिख दिया, सी क्यू की जगह 1/5 ए लिख दिया, ए से ए कट जाएगा। और देखो 2/5 है, फ्रैक्शन में है ना, 2/5 ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज़, जब नीचे वाला फ्रैक्शन होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये तो सबको पता है ना, डिवाइड का रूल होता है कि ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज़, नीचे वाला फ्रैक्शन इनटू में रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 2/1, यानी कि ए ओ अपॉन सी ओ 2/1 आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ओ 1 से किया तो ए ओ और 2 सी ओ। आपको प्रूफ ए ओ डबल ऑफ सी ओ नहीं करना, आपको प्रूफ करना है, ओ सी हाफ है ओ ए का। तो देखो ओ सी को यहीं रहने दो, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई की जगह यहाँ लेके जाओगे तो डिवाइड में हाफ हो जाएगा, है ना। ये 2 ऊपर है तो यहाँ पे आके इस साइड, इसकी साइड चेंज करोगे तो ये मल्टीप्लाई में, तो 1/2 डिवाइड में चला जाएगा। 2 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। तो ओ सी क्या प्रूव हो गया, हाफ ऑफ ए ओ। यही तो हम लिख सकते हैं, चाहे तो ए ओ डबल ऑफ सी ओ लिख दो, या ओ सी जो है हाफ है ए ओ का। तो ये आपको प्रूव करना था। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पहले सिमिलर करना है इन ट्रायंगल्स को, इस वाले को और इस वाले को, और फिर जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो ए ओ और ओ सी का आपको रेशो निकालना था। और इसमें बस ये कंडीशंस का यूज़ करना था, रेशो आपको गिवन थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। From an external point P, 2 tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. At a point E on the circle, tangent drawn to intersect PA and PB at C and D. If PA 10 है, find the perimeter of triangle PCD. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि एक सर्कल हो, उसमें 2 टेंजेंट P पॉइंट से जा रही हो, एक ये PA और एक PB,
और साथ में ना वो ना ऐसे ये जो पी ए और पी बी टेंजेंट है ना, इनसे ना एक ट्राइंगल भी बन रहा हो, ये पी सी डी, और पी सी डी ट्राइंगल ना सर्कल को टच करके जा रहा हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई सर्कल और उसको कोई ट्राइंगल बाहर से टच करके जाए, ये ट्राइंगल है ना पी सी डी, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, आपको याद रखना है जो पैरामीटर होता है ना इस ट्राइंगल पी सी डी का, ये एक्चुअल में जो एक टेंजेंट है ना पी ए या पी बी, इनके डबल के बराबर होता है। ये तो आप याद कर लो, ठीक है। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, कोई सर्कल होगा, उस सर्कल पे दो टेंजेंट होंगी ये, और वो दो टेंजेंट एक सर्कल पे एक बाहर एक ट्राइंगल बना रही होगी। ये देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला जो ट्राइंगल सर्कल को क्या करके जाएगा, टच करके जाएगा। देखो टच कर रहा है ना, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है क्योंकि सर्कल को टच करके जा रही है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट से एक ट्राइंगल जो ये बना है, ये वाला ट्राइंगल, ये बाहर वाला ट्राइंगल, जब भी ट्राइंगल कोई सर्कल को टच करके बना के जाएगा, तो ये ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है ना, याद रखना इस चीज़ को आप, वो ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होगा वो एक्चुअल में ये वाली जो टेंजेंट है या ये वाली, दोनों में से कोई भी टेंजेंट ले सकते हो, तो या तो पी ए या पी बी, क्योंकि दोनों ही बराबर है। आपको पता है ना रूल की, कोई भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाती है तो वो इक्वल होती है, ये वाली टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल होती है। तो ये जो पेरीमीटर होता है ना ट्राइंगल का, ये आपको याद करना है अगर एक नंबर का क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्चुअल में किसी एक टेंजेंट का, मान लो ये पी ए टेंजेंट है ना, पी ए या पी बी, पी ए टेंजेंट ले लो, ये पी ए टेंजेंट है ना, ए पे टच कर रही है वाली लाइन, पी ए टेंजेंट या पी बी टेंजेंट, पी ए का डबल कर दो या पी बी का डबल कर दो, ठीक है, या तो पी ए का डबल या पी बी का, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो ये अगर 5 है ना, तो ये पेरीमीटर 10 आ जाता है। ये टेंजेंट पी ए अगर 5 है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डबल होता है। और अगर पेरीमीटर बाई चांस दिया हो क्वेश्चन में और टेंजेंट निकालनी हो तो आधी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो वैसे तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ही पता चल गया, टेंजेंट आपकी 10 है ना, तो पेरीमीटर डबल होगा, तो 20 आना चाहिए। बट इसको आपको ना प्रूव करना, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप सीधा ही लिख देना डबल ऑफ पी ए पेरीमीटर, जब भी ऐसा डायग्राम बना होता है। बट अभी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको देखो एक पॉइंट पी से ये दो टेंजेंट गई है, पी ए और पी बी। टेंजेंट एक्चुअल में हम किसको बोलते हैं, जो भी एक पॉइंट सर्कल को टच करके जा रहा है। देखो ये वाला पी से टच कहाँ पे कर रहा है सर्कल को, इस ए पॉइंट पे, सी पे थोड़ा ना टच कर रहा है, ए पे। तो टेंजेंट का नाम क्या है, पी ए, पी से लेके ए जहाँ तक टच करेगा, ये टचिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। सेम ऐसे पी से लेके कहाँ पे टच किया है, बी पे ना, तो पी ए और पी बी सेम पॉइंट पी से बना है ना, तो ये टेंजेंट बराबर होंगी। सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, इस सी पॉइंट पे भी, सी पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रही है, सी ए और एक सी ई। सी से कौन सी दो टेंजेंट जा रही है, सी ए और सी ई, तो ये भी बराबर होनी चाहिए। और ऐसे एक डी पॉइंट दिख रहा होगा, डी से दो टेंजेंट जा रही है, एक डी ई और एक डी बी, तो ये भी क्या होगी, बराबर होंगी, क्योंकि थ्योरम होती है एक्सटीरियर पॉइंट सेम होगा, अगर कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आपको ये ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है ना क्वेश्चन में, तो आप ट्राइंगल को लेके चलो, इन ट्राइंगल पी सी डी, ये पूरा ट्राइंगल ले लेंगे पी सी डी। अब पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, कोई भी ट्राइंगल का पेरीमीटर उसकी तीनों साइड्स का टोटल होता है। तो कोई भी ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है मान लो, ये वाला ट्राइंगल, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो इसकी साइड का नाम लिख दो पी सी प्लस सी डी, पूरी सी डी लो, पी सी, सी डी और डी पी, इन तीनों का सम होगा ना पेरीमीटर बाउंड्रीज का सम होता है। तो पी सी, सी डी और पी डी, ये ठीक है। अब सी डी आपको दिख रहा है दो पार्ट्स में बटी है, पूरी सी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी ई प्लस ई डी। पूरी सी डी किससे बनी है, सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी। तो सी डी को स्प्लिट कर दिया हमने सी ई प्लस ई डी में, और सी ई देखो हमने अभी निकाला था सी ए के बराबर है, तो सी ई की जगह हमने सी ए लिख दिया, और ई डी को हमने देखा था बी डी के बराबर थी, तो ई डी की जगह पी डी लिख दिया, और सेम पी डी और पी सी तो एज इट इज, सिर्फ इनको चेंज कर दिया, ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाला था। अब आपको दिख रहा है पी सी प्लस सी ए, देखो पी सी यहाँ तक है और सी ए जुड़ गया इसमें, पी सी और अगर सी ए को जोड़ दूँ तो पूरी पी ए आ जाएगी ना, तो पी सी और सी ए को अगर मैं जोड़ दूँ तो पी ए आ जाएगी। सेम ऐसी पी डी और डी बी को जोड़ दूँ, पी डी और डी बी, तो ये पूरी पी बी बन जाएगी इन दोनों को जोड़ के। अब पी ए और पी बी तो बराबर है ना दोनों, तो पी बी की जगह भी आप पी ए लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पी ए दी हुई है। पी बी दी होती तो पी ए को पी बी में बदल देते, बट क्योंकि पी ए दी हुई है तो पी बी को भी पी ए में लिख दो, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। तो पी ए टू पी ए हो जाएगा, और पी ए आपको कितना दिया, 10 दिया ना टेंजेंट, तो पी ए 10 आ जाएगा। तो 2 10 जा 20, यानी कि पेरीमीटर 20, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, कोई सर्कल होगा, उसके बाहर कोई
ट्राइंगल जो कि सर्कल को टच करके जा रहा होगा, ये ट्राइंगल, तो इसका पेरीमीटर ना हमेशा इस जो ये टेंजेंट होती है ना, या तो ये वाली टेंजेंट का डबल या ये वाली टेंजेंट का डबल होता है, क्योंकि दोनों टेंजेंट बराबर है, तो या तो इसका डबल या इसका डबल। तो टेंजेंट आपको 10 दिया तो इसका डबल कर दो, और अगर ये टेंजेंट निकालनी होती तो इस पेरीमीटर का हाफ कर देते। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं, चाहे आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या मिड टर्म या CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और या जो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स है, तो अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस पेपर्स और भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक में, तो वहाँ से जाके आप इन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, तो आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड लाइक भी करना। तो चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b 1/√3, आपको a बोला है कंडीशन में b से बड़ा होना चाहिए और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में से है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखो दो दिया है, एक तो 10a + b √3 और एक 10a - b 1/√3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं 10a + b हमको √3 दिया है। अब देखो यहाँ 10 सम थीटा है ना, इसको थीटा मान लो, 10 थीटा है ना यहाँ पे, तो ये √3 को भी हम 10 थीटा में चेंज करेंगे। ये 10 है ना यहाँ पे, 10 जो भी है थीटा की जगह a + b है, तो 10a + b, तो यहाँ भी हम 10 में चेंज करेंगे। तो सोचो √3 की वैल्यू 10 में कितने में आती है, 1060 में, तो √3 को हम 1060 लिखेंगे, याद रखना। a + b को √3 मत लिखना, गलत हो जाएगा। यहाँ 10 है ना, तो इस √3 को भी आप 10 की फॉर्म में चेंज कर दो। तो √3 कब होता है, 10 की किस वैल्यू पे होता है, 1060 पे। तो अगर मान लो यहाँ कॉस होता तो आप यहाँ पे जो भी नंबर दिया होता उसको कॉस की टर्म में चेंज कर देते। जैसे यहाँ पे 10 है, तो इस नंबर को आपको 10 की टर्म में चेंज करना है। तो √3 कब होता है, 1060 डिग्री पे। तो √3 की जगह हम 1060 लिख देंगे। तो 10 से 10 हट जाएगा, काटना नहीं होता, बस ये हट जाता है, क्योंकि 10 थीटा और ये भी 10 थीटा है। तो 10 से 10 हट गया, यानी थीटा ये वाला इस थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी इसका थीटा a + b है, तो ये थीटा 60 है। तो a + b को √3 के बराबर मत करना, गलत हो जाएगा। यहाँ 10 है ना, तो इसको भी 10 थीटा में चेंज करो। तो √3 का वो होता है 1060 पे, तो ये थीटा, ये वाला थीटा जो अंदर है, इस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में आपको 10a - b 1/√3 दिया हुआ है, 10a - b 1/√3। तो इसमें भी आप यही करिए, यहाँ 10 है ना, तो इसको भी 10 में चेंज कर लेना। 1/√3 कब होता है, 1030 पे होता है। ये तो टेबल से आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, तो आपको वीडियो में आपको मतलब सर्च कर लेना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक, तो वहाँ पे भी आपको ट्रिक से अच्छी तरह से इजीली चैनल के अंदर ही मिल जाएगा कि कैसे टेबल्स को याद किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो 1/√3 कब होता है, यहाँ पे 10 है, तो इसको 10 की टर्म में चेंज कीजिए। 1030 डिग्री पे 1/√3 होता है। तो यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, तो 10 थीटा, ये वाला थीटा इस थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो a - b 30 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी और ये सेकंड आ गई। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिखना होता है। तो ये a + b = 60 को भी हम यहीं पे लिख देंगे। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पे a और b में से देखो कौन सा कैंसिल हो सकता है। वैसे तो a भी कैंसिल हो सकता है अगर मैं साइन चेंज कर दूं, बट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी साइन चेंज है, b कॉफिशेंट भी आगे 1 1 है दोनों के, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना कॉफिशेंट्स को। तो आपको ये p भी एज इट इज़ डायरेक्ट ही कट रहा है, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, तो हमें नीचे वालों के साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये कट नहीं रहा होता डायरेक्ट माइनस प्लस, तो फिर हमें a को काटने के लिए साइन चेंज करना पड़ता। तो यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है और एक प्लस है, तो ये b से b कट गया, एक माइनस एक प्लस। अब देखो ये क्योंकि हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, तो ये a प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस 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 के कितने हो जाएंगे, 2a। सेम ऐसे यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 के 90 हो जाएंगे। a निकालना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू 90/2 यानी 45 डिग्री, 2 से काटोगे तो 45 आ जाएगी। अब जब a की वैल्यू 45 आ गई, या तो आप इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं ये वाली इक्वेशन में रख देती हूँ। a + b आपको 60 गिवन है ना, तो a की वैल्यू कितनी आई है, 45, तो ये हमने यहाँ रख दी। तो b की वैल्यू a भी एज इट इज़, 60 भी एज इट इज़, b निकालना है, तो ये 45 प्लस में है ना यहाँ पे, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो यानी a 45 डिग्री और b 15। आपको कंडीशन दी थी ना a बड़ा होना चाहिए b से, तो a बड़ा है और b छोटा है, और इनका टोटल देखो 60 आ रहा है, और इनका माइनस करके देखोगे 45 - 15, तो ये 30 आ जाएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, इन दोनों को आप चेक भी कर लेना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी क्वेश्चन 24 में चॉइस वाला क्वेश्चन है, एक्स फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में होता तो है, बट यहाँ पे ये इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पहले को सॉल्व करके आंसर लिखा हुआ है। जैसे एनसीईआरटी में तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा आंसर खुद निकालना होता है, जबकि इन्होंने आंसर 10 दे रखा है। ये जो एक्स मिसिंग है ना, इसको आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से करना कुछ भी नहीं है, वैसे ही जैसे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हो। कॉस सेक 30 इसकी वैल्यू तो आपको डायरेक्ट पता होती है ना। साइन 60 की वैल्यू भी आपको टेबल से याद कर लेनी है। टेबल मैंने आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी। लर्निंग ट्रिक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे लर्न किया जाता है, तो वहाँ से आप याद कर लेना। नहीं तो एनसीईआरटी के अंदर टेबल बने हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वहाँ से आप वैल्यूज़ याद कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सीधा इसको आंसर बता रही हूँ। कॉसेक 30 आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो देखो कॉसेक 30 एक्चुअल में साइन 30 का उल्टा होता है। तो अगर आपको साइन 30 की वैल्यू पता है ना, हाफ होती है, तो उसका उल्टा कर देना बस कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 अगर हाफ है तो हाफ का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। ये 1/2 है तो वो 2/1 हो जाएगा, 2/1। तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2/1 हो जाएगी। देखो इस पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। सेम ऐसी ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा बाहर। फिर प्लस भी एज इट इज़, एक्स भी एज इट इज़। साइन 60 की वैल्यू टेबल से याद करना √3/2 होती है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा इस नंबर पे। माइनस का माइनस 3/4 एज इट इज़। 1030 की वैल्यू टेबल से याद करना 1/√3 होती है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। एंड इक्वल्स में कितना दिया हुआ, 10। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। सेम ऐसी √3 को 2 बार खोलोगे तो 3 आ जाएगा। जब सेम रूट 2 बार खुलता है तो रूट हट जाता है, तो 3 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर करोगे, इस पर तो रूट नहीं है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देना, 4 आ जाएगा। यहाँ रूट है तो रूट हट जाता है बस स्क्वायर करने पे, जबकि यहाँ रूट नहीं है तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 है ना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, और 2 की पावर 3 होती है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 2। ये ध्यान रखना, 2 की पावर 2, 2 × 2 यानी 4। फिर ऐसे 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर, देखो रूट पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अब ये इससे इंटू हो रहा है ना, तो इंटू में आपको पता है ऊपर नीचे कट सकता है, तो ये कट जाएगा। बाकी तो प्लस माइनस हो रहा है, ये इंटू हो रहा है, पहले इंटू वाला काटना है, ऊपर नीचे से कट जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 1/4। एंड देखो ये 8 नंबर है, नंबर को नंबर के पास ले आओ और एक्स को अलग रखो, तो 8। एंड ये नंबर कितना है, 1, यहाँ 1 है तो 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4, तो ये 1/4 है। 8 और 1/4 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, एंड ये एज इट इज़ लिख देना। चाहे तो क्या करना, इन सब का एलसीएम ले लेना लेफ्ट हैंड साइड का, क्योंकि ये एक्स वाली टर्म है ना, तो इसको आप इसके साथ डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, तो पहले एलसीएम ले लो। 1 4 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। अब 1 में 4 4 में आता है ना, 1 में 4 कब आता है, 4 में, तो इसको तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32। 4 में 4 कब आता है, 1 पे आता है, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और 4 में ये वाला 4 भी कब आएगा, 1 में आएगा, इसको नीचे देखना होता है, ये कब आता है 1 पे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 1 पे 4 4 पे आता है, इसलिए इसको 4 से 32। 1 1 जा 1, एंड 3x को 1 से करोगे तो 3x ही आएगा, इक्वल में 10। जब ये पूरा फ्रैक्शन बन जाए, देखो अभी ये पूरा फ्रैक्शन नहीं था, सब पे अलग अलग था फ्रैक्शन, तो हमने पूरा फ्रैक्शन बनाने के लिए इसका एलसीएम लिया। जब ये पूरा फ्रैक्शन बन जाए तो इसको भी फ्रैक्शन बना दो और 1 लिख दो इसके नीचे। अब आपको दिख रहा है ये पूरा फ्रैक्शन और ये भी पूरा फ्रैक्शन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शंस थे। अब ये पूरा फ्रैक्शन बना देना एलसीएम लेके, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये नंबर तो इस नंबर से प्लस माइनस होकर 32 - 1 31 आएगा, एंड ये प्लस का 3x, और ये पूरा जो ये 31 + 3x आया सॉल्व करके यहाँ पे, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। 1 से तो वही आता ना, अगर जो है 31 + 3x, एंड 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 यहाँ पे इक्वल के इस साइड आ जाएगा। फिर 3x को यहीं रखोगे, नंबर को यहीं, x को यहीं रखना है, नंबर x वाली टर्म को यहीं रखना है, नंबर वाली टर्म को नंबर वाली टर्म के पास भेज देना है। तो 40 में से 31 को वहाँ भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा, ये बड़ा है तो इसका प्लस का साइन, पहले माइनस करो फिर जो बड़ा है उसका साइन, ये प्लस का है ना तो इसका प्लस का साइन। फिर x निकालना है तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो x कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे करके आपको जस्ट इसकी वैल्यूज़ रखनी है, जो जो वैल्यू इनकी होती है याद करके लिखनी है। और फिर x के लिए तो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होंगी, तो उस तरीके से सॉल्व कर लोगे, ध्यान से करना है। लेकिन आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका 25th क्वेश्चन। With vertices ABC of triangle ABC as center, arcs are drawn with radii 14 cm and 3 portion of triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. तो देखो ये क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल ABC बोला है, और ABC को हमने क्या किया है,
वर्टिसेस जो है ए बी सी ट्रायंगल के ए बी सी, उनको हमने सेंटर मान के आर्क ड्रॉ किया है। कितनी रेडियस आएगी 14। तो देखो एक ट्रायंगल ए बी सी बना लिया। अब हमने ए पे सेंटर रखा और ये जो ए पे देखो कंपास रख के और सर्कल कंपास को खोला, कितना है हमने 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हमने कंपास रख के इस पे 14 कंपास तो पता ही है, एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पेंसिल का पॉइंट यहाँ होगा 14 सेंटीमीटर। तो वो ऐसे करके आर्क काट देगा इस ए वर्टेक्स से। सेम ऐसी बी वर्टेक्स से आर्क कट जाएगी, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखोगे तो 14 सेंटीमीटर रेडियस से एक आर्क कट जाएगी। सी से भी एक आर्क कट जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये आपको क्या दिख रहा है, ये सेक्टर बन गया ना, 3 क्या बन गए, ये सेंटर से ये आर्क कटी तो ये क्या बन गया, ये एक सर्कल पे ये जो सेंटर से जब आप आर्क काटते हो तो इससे क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो ये 3 सेक्टर मिल गए आपको, एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर और एक ये सेक्टर। तो आपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी हमने ये जो सेंटर लेके आर्क ड्रॉ किए है और 3 पोर्शन ऑफ ट्राइंगल हमने रिमूव करे, ये वाला रिमूव कर दिया, ये वाला रिमूव कर दिया और ये वाला रिमूव कर दिया। तो टोटल एरिया जो हमने रिमूव किया है ट्राइंगल का वो आपको निकालना है। एक्चुअल में हमने जो एरिया रिमूव किया ट्राइंगल से, ये 3 सेक्टर का एरिया तो रिमूव किया है हमने। तो पहले सेक्टर का एरिया प्लस दूसरे सेक्टर का एरिया प्लस तीसरे सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला तो सबको आता होगा, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया, उसका कुछ सम पार्ट थीटा बाई 360। तो ये सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब देखो पहले सेक्टर को काटा तो इसका थीटा 1 होगा, दूसरे सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका थीटा तो दूसरा थीटा ना ये वाला थीटा 2/360। ऐसे तीसरे सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा 3 मान लो इसको 360। तो ये सेक्टर का फॉर्मूला तो सबको आता होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इसमें थीटा 1 है, इसमें थीटा 2 है, इसमें थीटा 3 है, क्योंकि तीनों के थीटा हमें नहीं पता कितना कितना एंगल। थीटा क्या मतलब एंगल, ठीक है। अब ये थीटा 1 को हम एंगल ए बोल सकते हैं, है ना, इसको एंगल बी बोल सकते हैं, इसको एंगल सी, क्योंकि एंगल ए इनके सेंटर पे एंगल तो बी ही बन रहा है, इसमें ए बन रहा है, इसमें सी बन रहा है। तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर 360 तीनों में आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर पाई, देखो आर तो सबकी 14 ही है, क्वेश्चन में बोला है सबकी आर क्या है 14 है। तो इस वाले की आर भी वही है जो इसकी है, जो इसकी है। तो इसलिए पाई भी कॉमन आ सकता है इन सब में से, आर स्क्वायर भी सब में से कॉमन आ सकता है और 360 भी सबके नीचे अपॉन में आ गया। तो ये तो हमारा कॉमन निकल गया। अंदर ये थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3, इसमें से क्या बचेगा थीटा 1, अगर मैंने पाई आर को 360 बाहर ले रखा है तो ये बचेगा, इसमें से ये बचेगा और इसमें से ये बचेगा। तो थीटा 1 का नाम एंगल ए है, इसका नाम एंगल बी है और इसका नाम एंगल सी है। अब आपको पता है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। मान लो ये ट्राइंगल ना होके ये क्वाड्रिलेटरल होता, क्या होता है ये क्वाड्रिलेटरल होता। तो क्वाड्रिलेटरल में भी 4 सेक्टर कटते ना, तो एंगल ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी सी डी आ जाता। तो यहाँ पे ए बी सी डी का सम कितना हो जाता 360। तो यहाँ पे ऊपर आप 360 लिख देते अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता, ठीक है। अभी तो ट्राइंगल आया ना, 3 एंगल आया, तो यानी हम ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। तो समझ गए होंगे अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में होता तो ये ए बी सी डी 4 एंगल आते, ये कॉमन आ जाता। तो उसका सम टोटल हम ऊपर 180 नहीं लिख के 360 लिखते हैं। तो अभी तो 180 आएगा क्योंकि 3 एंगल है, तो 180 और नीचे तो 360 आएगी, 180 से 360 कट जाएगा, ये 180 बन जा 182 जा पे 0 से 0 काट देना, 18 1 जा 18 2 जा। अब पाई आर स्क्वायर हाफ पाई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ तो ये वाला, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 14 गिवन थी ना क्वेश्चन में, ये रेडियस 14 गिवन है और कितनी बार है 2 बार है, तो 14 को 2 बार खोलोगे। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 2 जा, 2 से ये 2 कट जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करके ये एरिया आ जाएगा जो पोर्शन हमने हटाए है। 3 सेक्टर हटाए ना, तो 3 सेक्टर में ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर 360 तीनों सेक्टर्स में कॉमन आ जाएगा, बस अंदर ये बचेंगे। तो अगर 3 एंगल बचे हैं तो ऊपर 180 आएगा, अगर ये 4 एंगल होते तो ऊपर 360 आ जाता, तब सिर्फ पाई आर स्क्वायर आंसर होता है इस वाले केस में। बट यहाँ पे क्योंकि ये भी ऊपर 180 आया ना, तो ये हाफ बचेगा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, तो ये आंसर कितना आएगा 308। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस में है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में से ये। तो ये आपको एक बाहर देखो सबसे बड़ा एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके अंदर हमने ये वाली शेप काटी है, ये देखो ये वाली शेप, ठीक है। तो हमें ये जो शेप काटी है या ये देखो शेडेड तो हमें इस बाहर दिया हुआ है ना शेडेड रीजन, तो हमें अनशेडेड निकालना है। कई बार क्वेश्चन में शेडेड रीजन निकालना होता है, बट ध्यान से पढ़िए अनशेडेड रीजन, मतलब मुझे ये बाहर वाला रीजन नहीं निकालना, ये जो अनशेडेड ये फ्लावर सा बना जो है ना इसके अंदर का एरिया निकालना है। अनशेडेड, ये शेडेड नहीं है ना ये वाला रीजन। तो देखो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे दिख रहा है ये जो आपका फ्लावर सा बना हुआ है, ये इसमें ना 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को
इस लाइन को और इस लाइन को ये इनको मिला देती हूँ, ठीक है। ये एक ये एक ये एक ये तो ये 4 सेमी सर्कल बन जाएंगे ना ये वाले। तो देखो इस अनशेडेड रीजन में, ये जो फ्लावर वाला रीजन है, इसमें एक तो अंदर स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है ना स्क्वायर ये वाला, और 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो ये जो अनशेडेड रीजन है ये किससे बना है? एरिया ऑफ स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर नहीं, ये जो अंदर छोटा सा स्क्वायर बना है ये एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसकी साइड हम ए मान लेते हैं। एक तो वो एरिया बन रहा है और 4 सेमी सर्कल भी जुड़े हुए हैं इसमें, है ना। तो हम 4 एरिया लिख लेंगे सेमी सर्कल का। कितने सेमी सर्कल बने हैं? 4। तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल लेना है प्लस में। तो ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसकी मुझे साइड नहीं पता, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लिया। तो साइड ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, ए इंटू ए। एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर देना क्योंकि सेमी है ना, तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का आधा कर दो। और कितने हैं ऐसे? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई। अब आपको ना तो रेडियस पता है ना ए पता है, तो आप निकालोगे कैसे? अब आपको ये तो दिख रहा होगा कि अगर ये ए है, ये स्क्वायर की साइड अगर ए मानी है मैंने, तो ये ए एक्चुअल में इस सेमी सर्कल का क्या है? डायमीटर है ना। ये जो ए साइड है इस सेमी सर्कल का क्या बन रहा है? डायमीटर ही तो बन रहा है। तो यानी ए डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस, है ना। तो ए क्योंकि डायमीटर है तो ए किसके बराबर हो जाएगा? 2r के बराबर। और आपको ये भी दिख रहा है ये पूरा जो सर्कल है 40, ये पूरा स्क्वायर जो है 14 सेंटीमीटर हाइट थी इसकी। तो ये 14 सेंटीमीटर में से यहाँ से 3 था इतना, यहाँ से भी 3 था। ये डायग्राम को देखिए, ये पूरा कितना है? 14 है ना, यहाँ से 14 है ये। तो अगर यहाँ से ऊपर इतना 3 है और यहाँ से 3 है, तो ये जो अंदर वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होगी? पूरे 14 में से ये वाला 3 और ये वाला 3 आपको माइनस कर देना है। 2 3 14 में से 3 और 3, ये जो नीचे 3 और ऊपर 3 है, इसको काट दोगे तो ये आपका 6 होगा ना। और 6 यहाँ के 14 में से माइनस हो जाएगा 8, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका 8 बचेगा। और ये एक्चुअल में किसके बराबर है? खुद सोचो। देखो ये इतना जो फ्लावर के अंदर वाला रीजन है, इतना सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैसे बना हुआ है? तो इसके डायग्राम को अगर हम समझें, देखो ये क्या बना है? एक स्क्वायर बना है ना, अंदर वाला छोटा एक स्क्वायर बना है। तो ये स्क्वायर तो ए साइड का था, तो ये ए तो देखो इस सेमी सर्कल का क्या? डायमीटर है। ये सेमी सर्कल है और ये क्या है? ये डायमीटर है ना इस सेमी सर्कल का। ये साइड ए मानी है मैंने, तो डायमीटर ए है, तो डायमीटर होता क्या है? रेडियस का डबल। तो ए क्या है? 2r। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो यहाँ से ये 3 था और ये भी 3 था, तो ये तो 6 है और ये पूरा कितना है? 14 है। तो 14 माइनस 6 तो हट गया। अब मुझे या तो मुझे ये 14 को देख लेना, ये 14 किस से बना है? एक 14 ये पूरा जो 14 है ये किससे बना है? ये ऊपर 3 से, ये 14 लाइन इस पूरी से बनी है ना, इस पूरी लाइन से। ये 14 है तो ये भी 14 होना चाहिए। तो ये 14 किससे बना है? 3 + 3, एक तो ये 3 और ये 3, और साथ में ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक है। कैसे करूँ? ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ना, ये क्या है? रेडियस है ना सर्कल, ये पूरा डायमीटर है। तो ये क्या है? ये सेंटर है, तो सेंटर से ये रेडियस ही तो है, तो ये रेडियस r। अब देखो ये क्या आ गया? ये पूरा ये a आ गया ना, ये स्क्वायर की साइड ही तो आ गई ये यहाँ पे, तो ये a आ गया। एंड फिर से ये नीचे क्या आ गया? r आ गया। तो ये पूरा जो 14 है ना, ये पूरी साइड 14, ये पूरी इस साइड के बराबर है। तो ये साइड किस से बनी? 3 3 6 से, और साथ में ये वाली रेडियस और ये वाली साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या है? ए, और ए भी क्या है? ए को हटाऊंगी तो 2r है ना। तो इसका मतलब ये जो 14 है, 3 + 3, ये रेडियस, ये वाले रेडियस, फिर ये वाला साइड ए साइड को हमने 2r लिखा, फिर नीचे फिर से एक और रेडियस है, इसके बराबर है। तो 3 3 6 तो 8 बन जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। और r 2r कितने r हो गए? 4r 8 है, तो r निकालने के लिए 4 को डिवाइड करोगे तो r 2 आ जाएगा। और अगर r 2 आ गया तो 2 × 2 a कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। r 2 आ गया ना, तो a डबल ऑफ r है।
तो A4 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, A की वैल्यू 4 आ गई, 4 × 4 4 हाफ, पाई की वैल्यू चाहो तो आप खोल लो, नहीं तो ऐसे ही रखते हो, ऐसे ही छोड़ देना पाई को। R कितना आया, R 2 आया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 × 2 2 बार आ जाएगा। ये वाला टर्म अलग है सारे मल्टीप्लाई में, तो ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। 4 4 जा 16, एंड इसको 2 से 2 काट दो, पाई को एज इट इज़ रहने दो आप, पाई ये ऐसी खोलो मत। 4 2 जा 8, साथ में क्या है पाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको पाई एज इट इज़ लिख दो, तो 16 + 8 पाई, या फिर आप 8 कॉमन ले लो दोनों में से, तो अंदर 2 बचेगा, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 8 बाहर है तो पाई बचेगा। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये फ्लावर का अंदर का एरिया ही निकालने को कहा था। ये किससे बना था, एक छोटे स्क्वायर से जिसकी साइड ए मान ली थी, और 4 सेमी सर्कल से। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये हम ए और आर कैसे निकालें, तो इसके लिए ये ट्रिक लगानी है। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से, तो इसे प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेडिंग रीजन और ये वाला भी। तो जितने भी क्वेश्चंस किए हमने, ये सब आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेने हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट की वीडियोस को अच्छी तरह से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ देखना नहीं है, करना भी है, कॉपी पेन लेके उसको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को लिख लिख के देखना है, ठीक है। और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड और प्रैक्टिस करने के लिए वीडियोस को देखते रहिए। सारे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, CBSE बोर्ड के लिए, या फिर आप कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हो तो।